नमस्कार। BHDLA 137 की इस चौथी ई काउंसलिंग में आप सभी का मैं डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं। 3 काउंसलिंग इससे पहले BHDLA 137 की हो चुकी है, जिन पर अनेक मुद्दों पर हमने आपसे बात की। ये चौथी काउंसलिंग है इस यूनिट की और इस काउंसलिंग का इस काउंसलिंग में जिन चीज़ों पर हम आपसे बात करेंगे वो हैं सृजनात्मक लेखन, व्यक्तिक लेखन और लेखन की भाषा। सृजनात्मक लेखन क्या है? कौन-कौन सी चीज़ें सृजनात्मक लेखन में आती हैं? इनकी भाषा कैसी होती है? इस पर आज हम आपसे संक्षेप में बात करेंगे। सबसे पहले सृजनात्मक लेखन पर आते हैं। सृजनात्मक लेखन सभी प्रकार के लेखन जो होते हैं उनको हम साहित्य की श्रेणी में नहीं लाते हैं। लेखन के अंतर्गत तमाम तरह के शास्त्र, विज्ञान भी आते हैं। उन्हें भी भाषा ही के द्वारा लिखा जाता है। उदाहरण के लिए इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र आदि जो किताबें लिखी जाती हैं उन्हें हम साहित्य की श्रेणी में नहीं लाते। साहित्य के अंतर्गत जो विधाएं आती हैं और जो हमारी मौलिक परिकल्पना के आधार पर लिखी जाती हैं उनको हम सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत लाते हैं। जैसे कविता कहानी को हम सृजनात्मक लेखन में लाते हैं, लेकिन आलोचना को हम सृजनात्मक लेखन में नहीं लाते। जब हम सृजनात्मक लेखन की बात करते हैं तो वहां हमारा तात्पर्य होता है मौलिक लेखन से। मौलिक, नया, विशिष्ट, जो अर्थवान होने का बोध कराता है। सृजनात्मक लेखन एक विशेष काल में रचा जाता है जो लेखक या कवि की मनः स्थिति या उसके भाव, उसके अंतःकरण में उसकी संवेदना का प्रतिबिंब होता है। लेकिन जो वो लेखक लिखता है, उस लेखक का जो सृजनात्मक साहित्य होता है वो उस युग में तो सार्थक होता ही है, लेकिन उस युग के अलावा आने वाले कई सालों तक, कई वर्षों तक उसका प्रभाव बना रहता है। जैसे रामायण, जैसे श्रीमद् भागवत गीता, या अगर हिंदी की बात करें तो जैसे तुलसी की रामचरितमानस। तुलसी की रामचरितमानस को अगर आप उदाहरण के संदर्भ में लें तो देखेंगे कि लगभग 400 साल पहले रामचरितमानस लिखा गया था, लेकिन उसकी प्रासंगिकता आज भी है। एक पंक्ति का अगर आप उदाहरण लें तो एक पंक्ति रामचरितमानस में आती है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। अब इसका सीधा अर्थ भी देखें तो अर्थ है ये हो सकता है सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा इसका अर्थ है, लेकिन आज के युग के संदर्भ में अगर इसकी व्याख्या करें तो आप देखेंगे कि उत्पीड़क, सत्ता का अत्याचार फैलता जाएगा, जनता का प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तुलसी के शब्दों में इतना अवकाश था जिसमें हम अपने युग की आकांक्षाओं और प्रश्नों को उनमें ढूंढ लेते हैं। तो सृजनात्मक जो लेखन होता है या रचनात्मक रचना धर्मिता जो होती है लेखक की, वो कई युगों तक या कई वर्षों तक उसका प्रभाव बना रहता है। इसी तरह कहानियों को देख लीजिए, प्रेमचंद की कहानियों को देख लीजिए, इसी तरह प्रेमचंद के उपन्यासों को देख लीजिए, या इसके अलावा अब आप जैसे देखिए साहित्य के अलावा विज्ञापन या राजनीतिक घोषणा पत्र में जो शब्दों का प्रयोग एक खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है, वह चाहे वस्तुओं की बिक्री के लिए हो अथवा राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए, एक रचनाकार का रिश्ता भाषा के साथ अलग अलग तरीके से होता है। जो विज्ञापन या राजनेता के शब्द हैं या जो जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं उसका स्वरूप दूसरा होता है, उसका महत्व दूसरा होता है, क्योंकि उन शब्दों का महत्व जो है उसी समय तक होता है। विज्ञापन के शब्दों का महत्व विज्ञापन के उस प्रोडक्ट के बिकने तक ही सीमित होता है, लेकिन एक रचनाकार की अच्छी कृति को जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद भी उसका अर्थ नया निकलता है। यानी लेखक कहना कुछ चाहता है, उस समय के जो उसके पाठक हैं उसका अर्थ कुछ और निकालते हैं, और आने वाले समय में आगामी अनेक वर्षों तक उसके अर्थ का एक अलग स्वरूप आपको देखने को मिलता है।
विज्ञापन के शब्द हमें बाजार में वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन एक कहानी, एक अच्छी कविता के शब्द हमें बार-बार भाषा की ओर, संस्कृत की ओर लौटने के लिए बाध्य करते हैं। जैसे कहानियों को देख लीजिए, उसने कहा आप कहानी को पढ़िए, या अगर आप आधुनिक कहानियों देखिए तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी को देख लीजिए। तीसरी कसम जो उनकी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। उस कहानी में हीरामन और हीराबाई के बीच का जो संवेदनशील प्रेम, वो सभी को प्रभावित करता है। उसे बार-बार महसूस करने के लिए रेणु पाठक को बार-बार पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और बार-बार पढ़ने की उसको आवश्यकता होती है। अर्थात सृजनात्मक लेखन की विशिष्टता के संदर्भ में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यदि किसी कृति का दूसरी भाषा में रूपांतरण किया जाए सृजनात्मक लेखन की, तो आप वैसा अनुभव नहीं करेंगे जैसा कि उसकी मूल भाषा में करते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा तीसरी कसम, अगर तीसरी कसम कहानी को अंग्रेजी में अनुवाद कर दीजिए या किसी भाषा में कर ली, दूसरी भाषा में करिए, तो अगर अंग्रेजी में आप अनुवाद करें तो आप देखेंगे वो स्वाद नहीं मिलेगा जो स्वाद रेणु की उस कहानी की आंचलिक शब्दों में मिलता है। यानी कि रेणु की ये कहानी आंचलिक शब्दों की वजह से इतनी महत्वपूर्ण बन पाती है, लेकिन जब आप इसका अनुवाद करेंगे तो अनुवाद में वो सारी चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि जो रचनाशीलता होती है किसी भी लेखक की या कवि की, जो रचनाशीलता होती है उसका पूरा संबंध जो होता है वो संस्कृत से होता है। अगर अंग्रेजी में आप देखिए, अंग्रेजी अगर कभी अंग्रेजी कहानी पढ़े तो हेलमेट शेक्सपियर की आप पढ़िए, तो हेलमेट की शेक्सपियर की एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है कि टू बी आर नॉट टू बी। अब इसका हिंदी में अगर अनुवाद करेंगे तो वो ध्वनियां नहीं आ पाएंगी जो हेलमेट की उस पंक्ति में दिखाई दे रही है या शेक्सपियर की उन बातों। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि हमारी संस्कृत से हमारी भाषा जुड़ी हुई है और जो रचनाशीलता होती है वो संस्कृत से उसका लगाव होता है, तो इसलिए भाषा और संस्कृत का देखा जाए तो एक अभूतपूर्व संबंध होता है। हमारी संवेदनाओं के निर्माण में संस्कृत की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। जब हम संस्कृत की बात कर रहे हैं तो संस्कृत का यहाँ मतलब होता है कि विशेष भौगोलिक बनावट, रीति रिवाज, रहन सहन, मिथक और प्रतीक से भाषा का संबंध बना होता है। संस्कृत किस तरह से रचनात्मकता पर अपना असर पैदा करती है, इसका भी अगर उदाहरण देखना हो तो आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। देखिए, संस्कृत जो है रचनाओं पर अपना प्रभाव छोड़ती है, क्योंकि उसमें भौगोलिक स्थिति दिखाई देती है, उसमें रीति रिवाज दिखाई देते हैं, उसमें रहन सहन दिखाई देते हैं, उसमें मिथक और प्रतीक उसी के आधार बनते हैं। जैसे एक उदाहरण आप देखिए, अगर आप भारत में वर्षा का अगर वर्षा पर आप कुछ लिख रहे हैं या वर्षा का आप सृजन कर रहे हैं वर्षा पर, तो भारत में वर्षा उल्लास और आनंद का प्रतीक है, क्योंकि अगर वर्षा भारत में होती है तो फसल अच्छी होती है। जब फसल अच्छी होती है तो जो हमारे यहाँ का किसान है वो आनंदित होता है, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। तो इस तरह से देखिए कि अगर वर्षा का रेखांकन किसी कवि ने किया है या किसी लेखक ने किया है तो वहाँ आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन अगर यही देखिए, यही वर्षा का अगर आप उल्लेख यूरोप के संदर्भ में देखें तो यूरोप में इस वर्षा को अगर देखें तो वो दुख का प्रतीक बन जाता है, क्योंकि यूरोप ठंडा प्रदेश है। अब वहाँ वर्षा ज्यादा होने से ठंड ज्यादा बढ़ेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भौगोलिक स्थिति भी बहुत कुछ इस पर निर्भर करती है। सृजनात्मक लेखन में संस्कृत के प्रतीकों का प्रवेश अनायास ही आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ अगर हम मानसून को ले लें, हम प्रकृति को ले लें, हम बरसात को ले लें, हम सावन के महीने को ले लें, तो आप देखिए सृजनात्मकता में भी कैसा इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे घटा का घुमड़न, वियोग की पीड़ा और विरह के अवसाद का, और बिजली की चमक प्रिय के मिलन की उत्कंठा का प्रतीक है। अब ये चीजें संस्कृत से लेखक को मिलती हैं। इसके लिए लेखक किसी पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन नहीं करता, बल्कि वो अनुभव करता है कि जब घटा घिरती है उसका घुमड़न जो होता है वो किस प्रकार से पीड़ा का, अवसाद का नायिका या नायक को
प्रभाव डालता है। इसी प्रकार से जब बिजली चमकती है तो किस प्रकार से मिलन की उत्कंठा दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखिए तो सृजनात्मक लेखन में जो संस्कृत है, जो भौगोलिक स्थिति है, जो हमारी कला है, उन सब का भी प्रभाव दिखाई देता है। अब सृजनात्मक लेखन के प्रकार क्या हो सकते हैं? क्या कहाँ-कहाँ आप सृजनात्मक लेखन देख सकते हैं? इसको आप अगर देखेंगे तो आप इसको सृजनात्मक लेखन के 2 रूप हमारे सामने दिखाई देते हैं, मुख्य रूप से। एक गद्य और दूसरा पद्य। सबसे पहले गद्य पर बात कर लेते हैं कि देखिए, गद्य लेखन क्या है और पद्य लेखन क्या है? कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, ठीक है? जिस प्रकार से हर व्यक्ति अपने जीवन में एक नया एम लेकर चलता है, उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी साहित्यकार का भी एक नया-नया अनुभव होता है। कुछ लोग कविता लिखने के लिए उनका हृदय उद्वेलित करता है, कुछ लोगों को कहानी लिखने का। कविता, कहानी और कुछ लोग उपन्यास लिखते हैं, कुछ लोग नाटक लिखते हैं, तो ये विविधता दिखाई देती है। अनुभव की विविधता अभिव्यक्ति के अलग-अलग रास्ते को अपनाने के लिए विवश करती है। सृजनात्मक लेखन को अगर हम देखें, तो इन्हीं 2 भागों में हम बाँट सकते हैं, गद्य लेखन में और पद्य लेखन में। रचनात्मक गद्य में अगर आप देखें, तो कहानी को ले सकते हैं। रचनात्मकता में देखिए, आगे हम व्यक्तिकता की भी बात करेंगे, लेकिन रचनात्मकता की देखिए। रचनात्मक लेखन में हम कहानी को ले सकते हैं, उपन्यास ले सकते हैं, निबंध ले सकते हैं और नाटक ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गद्य लेखन में आती है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरी चीज़ अगर पद्य में आप देखिए, तो पद्य में कविता है, खंड काव्य है, मुक्तक है, महाकाव्य है जैसे। गद्य की भाषा में शब्दों का जो सीधा संबंध है वो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है। गद्य विधाओं का संबंध समाज से अधिक होता है, जबकि कविता में रचनाकार शब्दों में अर्थ सृजन करता है। आधुनिक काल में अब इस समय अगर आप देखिए तो प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद नई कविता देखिए, तो आधुनिक काल में गद्य जो है धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा गद्य जो है धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और पद्य धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। आज पद्य में भी गद्यात्मकता का दबाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है? यथार्थ संप्रेषण के लिए गद्य का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर यथार्थ को आप परिभाषित जैसे आजकल की कविताएँ हैं, ज़्यादातर कविताएँ मुक्त छंद की होती हैं, जिन्हें हम गद्यात्मक भी कह सकते हैं। अगर हम यथार्थ का चिंतन कर रहे हैं और यथार्थ की बात हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि उसमें हम अ, किसी भी सवैया में, घनाक्षरी में, इन सब में हम कविता अपने यथार्थ का उल्लेख नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम मुक्त छंद की तरफ कभी चलता जा रहा है। कहानी में हमें अपने सीमित अनुभवों को कलात्मक रूप में रखना होता है। उपन्यास का महत्व यथार्थ को समुचित रूप में समेटने में काम आता है। उपन्यास के अगर साँचे के भीतर समय का एक अपना निश्चित और नियोजित संगठन होता है। इसी तरह नाटक में अभिनय के द्वारा जीवन के समसामयिक यथार्थ को दिखाने का प्रयत्न किया जाता है। नाटक समकालीनता से बहुत नज़दीक का रिश्ता रखता है, यानी कि नाटक में वही चीज़ें होती हैं जो समाज में एक तरह से हम दृश्य काव्य के रूप में उसको हम दिखाने का प्रयत्न करते हैं। इसी तरह निबंध की भी अगर देखिए तो निबंध की रचना में वैचारिकता का बोध होता है, यानी कि निबंध में विचार तत्व की प्रधानता होती है। तो अगर देखा जाए तो कहानी में कलात्मकता है, उपन्यास में संपूर्ण यथार्थ को समेटने का प्रयत्न है, नाटक में समकालीन चीज़ों को हम यथार्थ रूप में एक अभिनय के माध्यम से दिखा रहे हैं और निबंध में अगर देखिए तो वैचारिक यानी तर्क के आधार पर हम उसका वो कर रहे हैं। तो गद्य लेखन का जो वास्ता है, गद्य लेखन का जो स्वरूप है, वो जीवन की वास्तविकताओं के अधिक निकट होता है। इसीलिए गद्य आधुनिक काल की सबसे सशक्त विधा के रूप में भी हमारे सामने देखने को मिलती है। इसीलिए गद्य लेखन का प्रचार तेजी से बढ़ने लगा। आप देखिए भक्ति काल में, रीति काल में या आदि काल में भी देखिए, तो आपको गद्य लेखन उतना नहीं मिलेगा जितना आधुनिक काल में, क्योंकि ये समय का प्रभाव है। आज हमें ज़रूरत है यथार्थ को पाठक के सामने रखने की, तो इसलिए हमें पद्य की अपेक्षा गद्य की आवश्यकता अधिक पड़ती है। दूसरा अगर हम देखें, अब इस पर और अभी डिटेल में हम आपसे बात करेंगे विस्तार से, लेकिन अभी पहले गद्य और पद्य पर हम बात कर लें। कविता में सर्जक का सरोकार भाषा से न होकर शब्दों से होता है। शब्दों को तराश कर कविता में उसे अर्थ भरा जाता है। लेखक कवि जो है अपने शब्दों को तराशता है और उसमें एक नए अर्थ की प्रतीति करता है, विलुप्त अर्थ की तलाश करता है,
शब्दों की जड़ों में कवि अर्थ की संभावनाओं को छुपा देता है। उसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के अर्थों को स्वीकृति मिल जाती है। कविता में अकेले शब्द भी अपने में इतना सघन हो जाता है कि अपने को प्रकट करने में एक अनोखा अर्थ दे देता है। कविता में भाषा की व्यंजना बढ़ जाती है। एक साथ कई स्तरों पर संवाद बढ़ जाता है। कविता अर्थों से हमें परिचित कराती है और उस परिचित अपरिचित से अर्थ की हम एक प्रतीति को खोजने का काम करते हैं। इसमें संप्रेषणहीनता का प्रश्न आसानी से उठ सकता है। एक बड़ा सर्जक साधारण शब्दों से भी बड़े अर्थ की चमक पैदा कर देता है। अब जैसे निराला की एक देखिए, निराला की एक पंक्तियां राम के सत्य पूजा के आप सामने रख रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार से अर्थों की प्रतीत वो कर रहे हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। अब देखिए रवि हुआ अस्त, रवि का मतलब होता है सूर्य, लेकिन यहां देखिए रवि शब्द का प्रयोग मात्र सूर्य के लिए नहीं हो। राम सूर्यवंशी थे। राम का एक संदर्भ राम का ये भी हो सकता है कि उनकी वंश परंपरा सूर्यवंशी वंश परंपरा से। तो रवि का अस्त होना मात्र दिन के ढलने का यहाँ प्रतीत नहीं है। एक बड़ा अर्थ अगर निराला की इस पंक्ति का देखिए तो उस वंश परंपरा के श्रेष्ठ पुरुष के पुरुषार्थ के अस्त होने की कहानी भी ये पंक्तियां कह रही है। ऐसे कविताओं में न जाने कितनी पंक्तियां आपको दिखाई पड़ेंगी जहां एक गूढ़ अर्थ, एक नए अर्थ की प्रतीति करता हुआ कवि आपको दिखाई देता है। ठीक है। अब इन लेखन के संदर्भ में अगर देखें तो भाषा के संदर्भ में आ जाते हैं। तो सर्जनात्मक लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? देखिए भाषा के द्वारा, मैं भाषा पर आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, फिर भी उसको मैं पुनः उसको दोहराने का प्रयत्न करता हूं, बताने का प्रयत्न करता हूं कि भाषा के द्वारा मनुष्य अपने को अभिव्यक्त करता है। व्यक्ति अपनी बातों को भाषा के माध्यम से ही समाज के सामने अभिव्यक्त करता है। हम किसी को भी अच्छा बुरा भाषा के माध्यम से ही समझ पाते हैं। वो क्या कहना चाहता है उसके भावों को हम भाषा के माध्यम से, इसलिए भाषा का महत्व समाज में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। अगर समाज में दिखाई देता है तो सर्जनात्मक लेखन में भी दिखाई देगा, क्योंकि भाषा ही आपको उस पाठक को उस कवि या उस लेखक से जोड़ने का प्रयत्न करती है। तो भाषा के द्वारा ही हम मनुष्य से अभिव्यक्त कर पाते हैं, एक दूसरे से मिल पाते हैं। हम उस स्थिति की कल्पना करें जब मनुष्य भाषा नहीं थी मनुष्य के पास, फिर भी मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था, जिसका संदर्भ हमने पिछले कई जो काउंसलिंग, हमारी पहली काउंसलिंग थी उसमें हमने आपसे बताया था कि उस समय हम अंगिक मौखिक भाषा का प्रयोग या आंगिक भाषा का प्रयोग, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। मनुष्य का संप्रेषण ध्वनियों, मुद्राओं और शारीरिक हरकतों के माध्यम से उस समय होता था। शब्द के आने पर साहित्य एवं उसके विविध रूपों का विकास होता धीरे धीरे चला, आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे जो विकास शब्दों का होता गया वही धीरे धीरे चीजों को हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने लगे, यानी मौखिक भाषा के माध्यम से व्यक्त करने लगे और आगे चलकर उसे लिपियों के माध्यम से हम लिपिबद्ध करके उसे रचनात्मकता या सर्जनात्मकता के रूप में भी लेकर आ गए। भाषा संस्कृत का सर्वाधिक समृद्ध करने वाला उपकरण है। रचनात्मक भाषा और सामान्य भाषा के बीच महत्वपूर्ण अंतर भी हमें देखने को मिलता है। भाषा की औपचारिकता भी होती है। सृजनात्मक लेखन की भाषा का स्वरूप मात्र औपचारिक नहीं होता। जिस प्रकार की भाषा का व्यवहार प्रशासक, लोक संपर्क अधिकारी, व्यवसायिक लोग करते हैं, उस प्रकार की भाषा का प्रयोग हम सृजनात्मक लेखन में नहीं कर सकते। यानी कि भाषा के भी कई रूप हैं। इसका हमने आपसे उल्लेख भी किया था, यहाँ भी आपको संकेत कर दे रहे हैं कि भाषा का कोई एक रूप नहीं होता। समाचार की भाषा अलग है, विज्ञापन की भाषा अलग है, कार्यालय की भाषा अलग है, व्यवसाय की भाषा अलग है। ठीक है, पत्र लेखन में हमने आपको बताया था ये चीज। तो अगर हम रचनात्मक दृष्टि देखें, सृजनात्मक दृष्टि देखें, तो हम वो औपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। एक रचनाकार जब भाषा को अपना माध्यम बनाता है तो सबसे पहले भाषा के प्रति उसका विद्रोह दिखाई देता है। रचनाकार रूढ़ अर्थों वाली भाषा के साथ लेखन में प्रवृत्त नहीं होता। इसीलिए आप देखिए कि रीतकाल की भाषा के खिलाफ भारतेंदु युग के कवियों ने विद्रोह किया। द्विवेदी युग की भाषा के खिलाफ
छायावादी कवियों तो यानी कि भाषा के सबसे पहला काम है भाषा के प्रति विद्रोह, यानी कि जो भाषा परंपरागत तरीके से चली आ रही है, जो भाषा रूढ़ हो गई है, उस भाषा को छोड़ करके आगे की एक नई भाषा का रूप हम धारण और भाषा के विकास पर जब आ जाएंगे। अब यहाँ चूंकि उस संदर्भ में बात करना उचित नहीं है, लेकिन अगर आप कभी इस चीज को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भाषा परिवर्तन के पीछे यही कारण है। लौकिक संस्कृत से संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाल से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से हिंदी, या हिंदी में फिर बोलियां, या हिंदी के अनेक रूप। ये सिर्फ इसलिए होता है कि जैसे ही भाषा रूढ़ हो जाती है, जैसे ही भाषा का स्वरूप एक व्याकरणबद्ध हो जाता है, वैसे ही लेखक को उसमें सोचने में दिक्कत होने लगती है, भाव व्यक्त करने में दिक्कत होने लगती है। इसलिए समाज में इसीलिए कहा जाता है कि हर वक्त दो भाषाएं चलती हैं, एक जो साहित्यिक भाषा होती है, एक जो ग्रामीण या लोक भाषा होती है। साहित्य भाषा जब रूढ़ हो जाती है तो जन सामान्य की भाषा साहित्य की भाषा पर कब्जा कर लेती है। ये भाषा का विकास है और इसको आप कभी भाषा विज्ञान की किसी किताब से पढ़ सकते हैं, यहाँ जिसका थोड़ा सा जिक्र हमने कर दिया। तो रूढ़ हुई भाषा को लेकर के वो नहीं चलता। इसका मतलब सबसे पहले लेखक का विद्रोह भाषा से होता है। एक सच्चे रचनाकार के अनुभव नए होते हैं, संवेदनाएं नई होती हैं, सोचने के तरीके नए होते हैं। जैसे भक्ति काल के कवि कुछ और सोचते थे, रीति काल के कवि कुछ और सोच रहे हैं, भारतीय युग की कवि अलग सोच रहे हैं, छायावाद के अलग सोच रहे हैं और आज के कवि अलग। यानी हर युग में हर रचनाकार जो नया आता है उसकी सोच अलग होती है, उसकी संवेदनाएं नई होती हैं, कुछ वो बराबर नया सोचता है। उसके लिए रचनात्मक भाषा की आवश्यकता होती है। अपनी नई संवेदना के अनुकूल रचनाकार नए शब्दों की रचना निर्माण करता है, नए संदर्भों के साथ उसे अर्थ देने की कोशिश करता है। रचनाकार बोलचाल और लोक भाषा के शब्दों को तराशता है और उसे पाठक के सामने प्रस्तुत करता है नए रूप में। जब कभी मानक भाषा में स्थिरता आ जाती है तो रचनाकार यही करता है कि वो अपनी संवेदनाओं से को समर्थ करते हुए, क्योंकि वो इन रूढ़ भाषाओं में संवेदनाओं को समर्थ नहीं कर सकता, तो वो लोक भाषा की तरफ चला जाता है और इसीलिए वो लोक भाषा का स्वरूप धारण कर लेता है। जैसे अब अज्ञेय की भाषा को देख लें, अज्ञेय की भाषा में लोक धर्मिता भी देख लें कि अज्ञेय ने किस प्रकार से लोक शब्दों का प्रयोग किया, किस प्रकार से बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। एक दो लाइनें पढ़ के आपको सुनाते हैं। गगन में मेघ घिरते हैं, तुम्हारी याद गिरती, उमड़ कर विवश बूंदे बरसती हैं, तुम्हारी सुधि बरसती है। न जाने अंतरात्मा में मुझे ये कौन कहता है। अब इस भाषा में आप देखिए तो बोलचाल की भी भाषा इसमें है, लोक जीवन की भी भाषा है, अर्थात संस्कृत निष्ठता से भाषा को आगे लोक की तरफ ले जा रहे हैं। तो सर्जक की भाषा, सर्जक यानी कि भाषा में विद्रोह करता है, भाषा से विद्रोह करता है। और भाषा से दूसरा जो उसका विद्रोह है, वो विद्रोह यानी सर्जक भाषा का जो दूसरा विद्रोह है वो परंपरा से भी होता है। यानी कि एक तरफ वो भाषा से विद्रोह करता है और दूसरी तरफ उन परंपराओं से, उन रूढ़ियों से विद्रोह करता है जो बराबर चली आ रही है। नए युग आते हैं, नई परिस्थितियां आती, नए यथार्थ आते हैं, नई अनुभूति आती है और पुरानी अनुभूतियां पीछे चली जाती हैं, पुरानी भाषा भी पीछे चली जाती है। यानी कि अगर आप देखिए, अगर आप प्रयोगवाद में देखिए तो छायावाद की जो शब्दावली है वो प्रयोगवाद में काम नहीं कर रही है, वो नई कविता में काम नहीं कर रही है। छायावाद में जो भाषा गढ़ी गई थी वो भाषा संस्कृत निष्ठता की तरफ थी, एक नए स्वरूप को लेकर जा रही थी। उस समय का परिस्थितियां अलग थी। लेकिन अगर आप प्रयोगवाद की कविता देखेंगे तो उसकी भाषा आपको, अब जैसे देखिए अभी आपको हमने अज्ञेय की भाषा का उदाहरण दिया, अब इसी तरह प्रसाद की एक भाषा देखिए तो आपको छायावाद की भाषा का भी आपको उदाहरण मिल जाएगा। अज्ञेय का प्रसाद लिखते हैं, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हूँ, तज कोलाहल की अवधि, तज कोलाहल की अवधि। अब देखिए कोलाहल से दूर जाना चाहता है कवि। अब इस भाषा का जो रूप है वो प्रयोगवादी संदर्भों में कभी भी उपयुक्त फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। यहाँ पर व्यक्ति जो है नूतन सृजन के लिए कोलाहल से दूर जाना चाहता है, ठीक है। और प्रयोगवाद नई कविता में नूतन सृजन के लिए कवि जो है आम जीवन के, आम जनता के करीब जाना चाहता है। तो सृजनात्मक लेखन की सीमाओं में केवल कविता ही नहीं आती है,
सृजनात्मक लेखन में जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि गद्य भी आता है, वो तो उसकी भाषा पर भी बात होनी चाहिए निश्चित रूप से, जिसमें उपन्यास, कहानी, निबंध को ले सकते हैं। किसी भी साहित्य में ऐसी स्थिति नहीं होती कि कविता का भाव अलग हो और कहानी का भाव या उपन्यास या इन कृतियों का भाव अलग हो। सृजनात्मक भाषा का बुनियादी महत्व होता है जिसके माध्यम से गद्य और पद्य रचना संभव हो। जिस साहित्य में गद्य समर्थ होता है वहां कविता गद्य से भाषा शक्ति ग्रहण कर लेती है। ठीक है, जहां कविता की भाषा में निखार पहले से है वहां गद्य कविता के प्रयोग से अपनी भाषा को तराश लेता है। कहानी को ही केंद्र में रखकर भाषा की बात करें तो हिंदी कहानी में प्रेमचंद की भाषा, अज्ञे की भाषा, निर्मल वर्मा की भाषा, इन तीनों की भाषा में आप देखिए तो आपको अंतर स्पष्ट नजर आ जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद की कहानी की भाषा यथार्थ के करीब है, समाज के करीब है। अज्ञे की कहानी की भाषा मनोविज्ञान के करीब है और निर्मल वर्मा की कहानियों में संगीत और लय की प्रधानता है। तो यानी कि भाषा का स्वरूप बदलता रहता है। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि भाषा का स्वरूप क्या होना चाहिए। बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा में अंतर क्या होता है, इस पर भी चर्चा हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में इस पर भी बात करते हैं। जब हम बोलचाल की भाषा की बात करते हैं तो बोलचाल का मतलब होता है कि जो दैनिक यानी कि रोज बोलचाल आम जीवन में दैनिक कार्यकलापों में बोले जाने वाली भाषा। जब आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, जब आप बाजार जा रहे हैं, जब अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो एक आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी बोलचाल की भाषा का सीधा रिश्ता जीवन से है। ये जीवन के नजदीक और जीवन में समाई हुई होती है। बोलचाल की भाषा में किसी एक व्यक्ति की रचनात्मकता नहीं होती है। कोई व्यक्ति बोलचाल की भाषा में कभी भी साहित्यिक शब्दों का प्रयोग या साहित्यिक शैली का प्रयोग नहीं करता या कार्यालयी शैली का प्रयोग नहीं करता। वह सामूहिक रचनात्मकता का प्रतिफल है कि बोलचाल की भाषा में रचनाएं भी अपार संवेदनाएं भी होती हैं। जब भाषा जब जब शास्त्रीयता के बोझ से दब जाती है तो उसमें रचनात्मकता को व्यक्त करने में असमर्थता भी दिखाई देने लगती है। तो भाषा को लोक भाषा के करीब बनाना यानी कि बोलचाल या लोक भाषा के करीब ही आपको ले जाना है। यद्यपि बोलचाल की भाषा अलग है लेकिन साहित्य को धीरे धीरे हम बोलचाल के नजदीक ले जाते हैं। यानी कि जो आम जीवन में, और इसका समर्थन आप देखिए तो अंग्रेजी का बहुत बड़ा अ, 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 आलोचक है, कवि भी है, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जो है वो कहता है कि भाषा जो है जो साहित्य की भाषा है वो लोक जीवन की भाषा होनी चाहिए। अगर अंग्रेजी का स्वच्छंदतावाद देखिए तो इसका गवाह भी है। इसी तरह से देखिए रीतकाल की भाषा। रीतकाल की भाषा इतनी जड़ हो चुकी थी कि भारतीय युगीन कवियों ने या साहित्यकारों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया। तो बोलचाल की भाषा का संबंध मौखिक होता है क्योंकि हम बोलते हैं, लिखते तो है नहीं। भाषा में ध्वनि का स्थान प्रमुख होता है, उसमें ध्वनियों के अंतर से अर्थ के रूप ग्रहण करते हैं। लेकिन लिखित भाषा में ध्वनि आधारित नहीं हो सकती। यदि ध्वनियों में परिवर्तन देखना है तो नाटक को देख सकते हैं। नाटक में अभिनय के द्वारा शब्दों के बलाघात और अधूरे वाक्य से किस प्रकार ध्वनियां पैदा की जाती इसे इसका वर्णन भी उसमें दिखाया जा सकता है। तो भाषा में ध्वनियों के असंख्य रूप और असंख्य कलाएं दिखाई देती हैं। बोलचाल की भाषा चूंकि सामाजिक और बोलचाल की भाषा का सामाजिक और सांस्कृतिक उससे रिश्ता है। उदाहरण के लिए हम कहानी में ग्रामीण पात्र का अगर किसी कहानी को आप देख लीजिए और हम उसमें जैसे रेणु की कहानी है आत्मसाक्षी, अगर उस कहानी में अगर आप देखिए, अगर किसी पात्र को हम बड़ा मासूम दिखा रहे हैं, गाँव का दिखा रहे हैं, गंवई दिखा रहे हैं, भोदू टाइप का दिखा रहे हैं, तो उसमें हम सामान्य या साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में हमें आंचलिक शब्दों को ग्रहण करना पड़ेगा, ग्रामीण शब्दों को ग्रहण करना पड़ेगा, जिसके आधार पर हम उसको ये दिखा सकते हैं कि वो कितना सीधा-साधा है। यानी कि परिस्थितियों की भिन्नता से भाषा अपना अलग-अलग रूप अख्तियार कर लेती है। परिवार में हम भाषा के जिस रूप का प्रयोग करते हैं, उसी तरह की भाषा का प्रयोग हम दफ्तर में नहीं करते, उसी तरह की भाषा का प्रयोग हम क्लासरूम में नहीं करते, इनके अलग-अलग स्वरूप दिखाई देते हैं। उसी तरह की भाषा का प्रयोग हम पत्र में नहीं करते। जब हम पत्र भी लिखते हैं, ध्यान रखिए यहाँ, जब हम पत्र भी लिखते हैं, तो पत्र में भी अलग-अलग
की तरह कार्यालयी पत्र लिखते हैं या अपने घनिष्ठ को लिखते हैं या अपने पिता को लिखते हैं या अपने मित्र को लिखते हैं, तो इन यहाँ हर जगह आपकी देखें तो भाषा में बदलाव आपको दिखाई देता है। यानी कि अगर आप भाषा का देखें तो भाषा का स्वरूप बदलता रहता है। लिखित भाषा में भी मुद्रण यंत्र के आविष्कार के बाद भाषा और साहित्य का रिश्ता बदल गया है। उदाहरण के लिए देखिए, कविता पहले श्रोताओं को सुनाई जाती थी। तुलसी के समय देख लीजिए, उससे पहले देख लीजिए कबीर कहते हैं मत्स्य कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं। यानी कि जो कुछ बोलते थे वो सुना देते थे। लेकिन अब आप देखिए, पहले कविता श्रोताओं को सुनाई जाती थी, यानी श्रोता के बीच में उसका जीवन संबंध होता था। लेकिन जब से मुद्रण की व्यवस्था आई, छपाई का आविष्कार हुआ, तब से ये प्रत्यक्ष संवाद परोक्ष हो गया। अब ज्यादातर कवि लिखते हैं, सुनाते नहीं हैं, और हम उनके कविता संग्रह को पढ़ते हैं। तो श्रोता सामाजिकता से सहृदयता की अपेक्षा है। जो सहृदय नहीं है वो सामाजिक नहीं है। यानी वाचिक परंपरा में सामाजिक की जो प्रक्रिया है जल्दी ही कवि के पास पहुंच जाती है, और इसका बड़ा प्रभाव भी दिखाई देता है। ये मौखिक। लिखित भाषा और साहित्य की जहां तक बात करें तो लिखित भाषा का प्रयोग साहित्य तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि लिखित भाषा में सिर्फ साहित्य लिखे जाते हैं। यह भी आपको हमने शुरुआत में बताया कि लिखित भाषा में शास्त्र लिखे जाते हैं, विज्ञान लिखे जाते हैं, कला लिखे जाते हैं, जनसंचार माध्यमों के लिए लिखे जाते हैं या कार्यालयों के लिए लिखे जाते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग दफ्तरों में खूब होता है। दफ्तर, विज्ञापन, शास्त्र, ये जो इनकी जो भाषा है और साहित्य की भाषा, दोनों में पर्याप्त अंतर आपको दिखाई देगा। साहित्येतर जो शास्त्र हैं, जो विज्ञान की भाषा के वैचारिकता के है, अगर इनका विश्लेषणात्मक आप देखें तो साहित्य की भाषा से इनका बिल्कुल समन्वय नहीं हो सकता। इनकी भाषा अलग है और साहित्य की भाषा है। साहित्य की भाषा का क्षेत्र विशाल है, उसमें ज्ञान और मानवीय संवेदनाएं दोनों आ जाती हैं। जैसे अगर आप देखिए, शेक्सपियर का प्रसिद्ध एक नाटक है किंग लियर। अब इस नाटक के अंतिम दृश्य में, या हमारे हिंदी में बहुत सारे नाटक है, शेक्सपियर को भी ले सकते हैं, कि लास्ट जब ये इनका नाटक है और इस पे जब लियर अपनी पुत्री कार्डेलिया की लाश लेकर आता है मंच पर, तो उसके संवादों को सुनकर लोग रोने लगते हैं। ऐसे हम फिल्मों में देखते हैं, ऐसे हम कहानियों में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये भाषा का स्वरूप है जो हम पाठक के और श्रोता के या दर्शक के दिल को छू लेती है। ऐसा शास्त्रों में संभव नहीं है, ऐसा आलोचनात्मक पुस्तकों में संभव नहीं है। इतिहास की किताब पढ़ करके आपकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको देखा जा सकता है। साहित्य की भाषा में विविधता भी आपको दिखाई देती है, क्योंकि साहित्य का जो स्वरूप है वो संस्कृत के मूल आधार में है। यानी संस्कृत का जो मूल आधार है वो भाषा है, और भाषा का उत्कर्ष साहित्य में प्रकट होता है। यानी जो आप संस्कृत से लेते हैं, यानी संस्कृत से ही हमने भाषा लिया, और भाषा और संस्कृत एक दूसरे के पूरक है। भाषा का जो स्वरूप आप उत्कृष्ट स्वरूप देखते हैं वो साहित्य में दिखाई देता है। संस्कृत कोई ठहरी या स्थिर इकाई तो है नहीं। संस्कृत हमारे जीवन के जीने की प्रक्रिया की संपूर्ण अभिव्यक्ति है। हम जो कुछ भी जीवन जीते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, वो हमारी संस्कृति है। भाषा में भी संपूर्णता होती है। खास तरह से साहित्य की भाषा में मनुष्य जिस परिवेश में जीता है, जिस परिस्थिति से प्रभावित होता है, जिस दबाव और तनाव के बीच उसकी भाषा पनपती है और विकसित होती है, ऐसी भाषा का जीवन से जुड़ा होना स्वाभाविक है। साहित्य में भाषा की समृद्ध तभी होती है जब भाषा से लगाव हो, भाषा के प्रति आत्मीयता हो। जब लेखक भाषा से लगाव रखता है, जब लेखक भाषा से आत्मीयता रखता है, चाहे वो जन भाषा हो। अब इसी तरह बोलियों को देख लीजिए, तमाम सारे लेखन में ऐसे आते हैं जहाँ मैथिली के शब्द आ रहे हैं, भोजपुरी के शब्द आ रहे हैं, अवधी के शब्द आ रहे हैं। तो जब लेखक का लगाव उस भाषा से होगा, आत्मीयता उस भाषा से होगी, तो और उसका अनुभव होगा, तो निश्चित रूप से उसकी संस्कृति में समाहित हो जाएगी और उसके भावों में और उसकी लेखनी में व्यक्त होने लगेगी। संस्कृत जीवन के विविध भागों से रस ग्रहण करती है, ये आप जानते हैं। कोई भी ऐसा जीवन का वो नहीं जिसमें संस्कृत ना हो। संस्कृत लोक भी है और शिष्ट भी है, दोनों में उसकी जड़ें आप देख सकते हैं। साहित्य का आधार भी इसी तरह व्यापक होता है। साहित्य जीवन से अनुभव ग्रहण करता है, उसकी विविधता उसमें होती है। विविधता के आधार पर जो अनुभव करता है, भाषा के आधार पर उसको सामर्थ्यवान वो बनाकर पाठक या दर्शक के सामने प्रस्तुत कर देता है। यानी साहित्य के अनुभव कलात्मक भी हो सकते हैं और आलोचनात्मक भी हो सकते हैं।
संवेदनात्मक भी हो सकते हैं और ज्ञान के आधार पर भी हो सकते हैं। यानी चारों तरफ अगर इसका स्वरूप देखने की इसमें इतनी सामर्थ्य होती है। बाजारवाद अब चूंकि आ चुका है, बाजारवाद के कारण साहित्य की भाषा पर भी संकट आया है। भाषा के बिगड़ने का जो सबसे बड़ा संकट जो हम साहित्य में देखते हैं वो बाजारवाद के कारण है। क्योंकि बाजार की जो भाषा है, जो विज्ञापन की भाषा है, जो समाचार पत्रों की भाषा है, वो भाषा संस्कृत की भाषा पर एक तरह से ग्रहण की तरह काम कर रही है। विज्ञापन या उसमें आप देखिए तो उसमें चूंकि उन भाषाओं में सस्तापन है, उनमें लोगों को आकृष्ट करने के लिए न तो वर्तनी का ध्यान रखा जाता है, न तो किसी चीज का ध्यान रखा जाता है, भाषा को किसी रूप पर ले जाकर। तो इस तरह से अगर देखिए तो सब जो विज्ञापन के शब्द हैं वो सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से हमारे जो विज्ञापन है या जो हमारी बाजार की भाषा है उनका कुछ न कुछ स्वरूप तो प्रभाव, कुछ न कुछ तो बुरा प्रभाव भाषा पर डालते हैं या साहित्यिक भाषा पर डालते हैं। लेकिन आज हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि साहित्य की भाषा पर जिस तरह से हम साहित्य पर काम कर रहे हैं उसी तरह से लोग विज्ञापन की भाषा या बाजार की भाषा पर, सर्जनात्मक लेखन पर भाषा। ठीक है, तो ये भी एक स्वरूप है, लेकिन वो भी अपना एक अलग रूप है। सर्जनात्मक लेखन की जो भाषा है उसमें विविधता भी हमको दिखाई देती है। सर्जनात्मक लेखन साहित्य रचना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यानी कि सर्जनात्मक का मतलब तो जो हमने सृजन किया, ये ध्यान रखिएगा, जो हमने कविता लिखा, जो हमने निबंध लिखा, जो हमने नाटक लिखा, जो हमने मौलिक लिखा, उसे हम सर्जनात्मक के अंतर्गत लाते हैं। जो हमने बुद्धि के आधार पर, पुस्तकों के ज्ञान के आधार पर, लाइब्रेरी के ज्ञान के आधार पर जो हम लिखते हैं उसे हम सर्जनात्मक लेखन नहीं कह सकते। जैसे कि आलोचनात्मक पुस्तकें, कबीर पर जब कोई चीज लिखी जाएगी तो वो सर्जनात्मक लेखन की श्रेणी में नहीं आती है। जीवन की अनुभूतियों भी अगर आप देखें तो अनेक प्रकार की होती हैं। विविध अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए भाषा विविध रूप में सामने आती है। सर्जनात्मक लेखन में हम अपने समय की छाप को, अपने समय के परिवेश को, अपने समय की भाषा को देखते हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे सर्जनात्मक लेखनों का पहलू बदल रहा। पहले देखिए महाकाव्य लिखे जाते थे, खंड काव्य लिखे जाते थे। आज महाकाव्य और खंड काव्य नहीं लिखे जा रहे हैं, क्योंकि आज ऐसा परिवेश है ऐसा कि कोई भी आदमी खंड महाकाव्य पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आज किसी के पास समय नहीं, इसलिए छोटी छोटी कविताएं लिखी जा रही हैं। पहले हम छंदों में बात करते थे, आज हम मुक्त छंद में बात करने लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम आज अपनी बात पाठक के समय के आधार पर करते हैं। हम अपने समाज के यथार्थ को पाठक के आधार पर उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहले बड़े बड़े नाटक लिखे जाते थे, आज छोटे छोटे नाटक लिखे जाते हैं। आज नुक्कड़ नाटक की परंपरा चली आई, तो ये भी देखा जाता है। विधाओं के विकास के साथ ही भाषा की विविधता का भी प्रश्न अब आपके सामने आ जाएगा। कविता की भाषा, कहानी की भाषा, उपन्यास की भाषा, निबंध की भाषा, नाटक की भाषा, रिपोर्टाज की भाषा, ये एक जैसी नहीं हो सकती। सारी सर्जनात्मक चीजें हैं, लेकिन भाषा अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि इन सब का उद्देश्य अलग अलग है। कविता की भाषा में, कविता शब्दों का खेल है। ठीक है, कविता में शब्द जो है वो व्यापक अर्थ ग्रहण करता है। अब हमें शब्दों के माध्यम से व्यापक अर्थ देना है, तो कविता की भाषा अलग होगी। उपन्यास एक चित्रात्मक भाषा की मांग करता है, क्योंकि एक पूरा बिंब बड़ा सा पूरे उसका आपके सामने आया। कहानी में सूक्ष्मता और सांकेतिक, क्योंकि छोटी होती है, सांकेतिकता होती है और सूक्ष्मता दोनों होती है। निबंध में हमने आपसे कहा कि तर्क होने चाहिए, विचार होने चाहिए। जैसे लोभ और प्रीति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध देखिए, तर्क भी है, भाव भी है, विचार भी। इसी तरह नाटक जब आप लिख रहे हैं, नाटक की भाषा और निबंध की भाषा एक जैसी नहीं हो सकती। नाटक की भाषा, उपन्यास की भाषा एक जैसी। क्यों? क्योंकि नाटक में अभिनय को प्रमुखता दी जाती है। अब वो शब्द अभिनय में प्रयुक्त हो रहे हैं, उनका प्रभाव पड़ रहा है कि ये नाटककार को देखना पड़े। इसी तरह जब आप रिपोर्टाज लिखते हैं, यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं, जीवनी लिखते हैं, रिपोर्टाज लिखते हैं, तो घटना की क्रमिकता है
या तमाम सारी चीज़ें, चित्रात्मकता उसमें मिलती है। यात्रा वृत्तांत में लेखक भावना उसमें घुल-मिल कर सामने आती है। तो अगर देखा जाए तो सृजनात्मक लेखन की भाषा में विविधता इस प्रकार से दिखाई देती है। सृजनात्मक साहित्य में भाषा का जो रंग है, जीवन के रंग के साथ बदलता रहता है। जैसे बचपन, अब बचपन की अनुभूतियाँ देखिए, बचपन की अनुभूतियों की जब बात ले कवि कर रहा है, तो भाषा में स्मृतियों की प्रधानता होती है। जब वो वय वय काल की बात कर रहा है, तो उसमें भावुकता होगी या रोमांटिक शैली होगी। जब वो वृद्ध की बात कर रहा है, तो उसमें करुणा होगा या जीवन का अनुभव होगा। तो इस प्रकार से देखिए, तो भाषा में सारी चीज़ें बदलती रहती है। अब अगर इनको आपको देखना हो तो जैसे शेखर एक जीवनी है, आप उसको देख सकते हैं, तो इनके सृजनात्मक इसी तरह से सृजनात्मक लेखन का जो अपने परिवेश के साथ संबंध, चूँकि विशेष संबंध होता है, तो किसी भी विधा में परिवेश की भूमिका होती है। यानी कि अगर आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसमें उसका परिवेश ज़रूर होगा। प्रेमचंद की कहानियों में आप देखिए, स्वाधीनता आंदोलन, दलित, स्त्री उत्पीड़न, अशिक्षा, उस समय का जीवंत दस्तावेज प्रेमचंद की कहानियों में आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि प्रेमचंद जिस समय लिख रहे हैं, जब लेखक या आलोचक या लेखक या कवि लिखता है, तो उस समय के परिवेश पर वो विशेष रूप से ध्यान देता है। ठीक है? तो उसी के अनुकूल भाषा का प्रयोग करता है। अब जैसे देखिए, अगर आप ग्रामीण चरित्र को लेकर के, यानी जैसे मैला आंचल देखिए। अब मैला आंचल की भाषा में संस्कृत निज शब्दों का प्रयोग आप नहीं देखेंगे। मैला आंचल की भाषा में पूर्णिया के शब्दों का आंचलिकता को ही देखेंगे, बिहार की भाषा को ही देखेंगे। यानी कि जिस परिवेश में आप लिख रहे हैं, जिस परिवेश का आप उल्लेख कर रहे हैं, उसी परिवेश के अनुसार जब आप संवेदना ग्रहण कर रहे हैं, तो उसी परिवेश के अनुकूल आपको लेखन भी करना होगा। उसी परिवेश के अनुकूल आपको भाषा का भी प्रयोग करना होगा। ठीक है? तो इस प्रकार से उसमें विविधता देखिए। अब आपको कुछ सृजनात्मक लेखन जो गद्य के हैं, उनको भी हम आपको दिखा देते हैं। उन सृजनात्मक लेखन के आधार पर भी आप इस बात को देख सकते हैं। देखिए, फीचर की भाषा। फीचर की भाषा की बात करें, अब आप आ जाइए फीचर की भाषा पर। फीचर की भाषा कैसी होनी चाहिए? फीचर की बात करें तो फीचर का मतलब क्या होता है? फीचर के विषय में अगर आप देखें तो फीचर लेखन का संबंध जो है समाचार पत्रों से है। यानी समाचार पत्रों में जिस प्रकार से निबंध लेख छपते हैं, उसी प्रकार से समाचार पत्रों में फीचर को भी स्थान दिया गया है। फीचर किन्हीं विशिष्ट घटनाओं पर लिखा जाता है, किसी लुप्त होती परंपरा को याद दिलाने के लिए लिखा जाता है, किसी नई समस्या पर लिखा जाता है, उसकी विषय वस्तु विविध हो सकती है। हम फीचर लेखन की भाषा की बात जब करते हैं, तो यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि फीचर की भाषा को समाचार पत्रों में छपना है। समाचार पत्रों की पहुंच तरह-तरह के लोगों तक होती है, कम पढ़े लिखे लोगों की होती है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की होती है। तो ठीक है, उसी के आधार पर हम उसको निर्धारित कर सकते हैं। यानी कि अगर जब हम फीचर की बात करते हैं, तो हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ये समाचार में लिखा जाएगा, तो इसलिए इसमें दुरूह और जटिल शब्दों का प्रयोग न करें। भाषा सरल होनी चाहिए, दिलचस्प होनी चाहिए, जिससे कि कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी और ज़्यादा पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी, दोनों पढ़ सके और उसको समझ सके। फीचर लेखन की भाषा समाचार की भाषा की तरह होनी चाहिए। थोड़ा-सा उसमें अंतर कर लीजिए, वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। क्योंकि समाचार की भाषा थोड़ा-सा तत्कालिकता होती है, लेकिन फीचर में तत्कालिकता नहीं होती, रचनात्मकता होती है। तो थोड़ा अंतर के आधार पर अगर आप देखें, तो फीचर लेखन इस हिसाब से लिखना चाहिए, जिससे कि जो भी समाचार पढ़े, उसको उसे समझ में आ जाए। इसके बाद निबंध की भाषा के संदर्भ में देखिए, निबंध जो है सृजनात्मक लेखन की सबसे महत्वपूर्ण विधा है। जैसा कि हमने आपसे कहा, ये वैचारिकता के आधार पर लिखा जाता है। निबंध रचनात्मक भी होते हैं, आलोचनात्मक होते हैं। रचनात्मक निबंध में जो है भाव का महत्व होता है। जितना भाव का महत्व होता है, उतना ही रचनात्मक लेखन में विचार का। निबंध अगर आप देखें, तो निबंध जो है किसी भी विचार या चिंतन और तर्क की भाषा में उसके अनुभव पर खरा उतरता है। निबंधकार अपने अनुभव और विचारों को मिलाकर क्रमिक गति से निबंध में एक सूत्रता देता है। निबंध में भाव खुले हुए होते हैं, उनमें अंतःसंगति होना आवश्यक होता है। भाषा को
भाव के साथ एक साथ सूत्र में पिरोना पड़ता है। अराजकता की स्थिति पैदा न हो जाए अगर दोनों एक न हो तो निबंध की भाषा में एक सूत्रता होनी चाहिए। कैसे? ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से स्वेटर बुना जाता है, उसी तरह से निबंध को भी बुना जाना चाहिए। थोड़े से शब्दों का अगर हेर-फेर हो गया, थोड़ी-सी शिथिलता आ गई, तो वो निबंध निर्जीव हो जाता है। ठीक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने अभी आपसे कहा था कि आप लोभ और प्रीति पढ़िए। आप देखिए, लोभ और प्रीति जब आप पढ़ रहे हैं तो आप देखिए उसमें भाव भी हैं, विचार भी हैं, तर्क भी है। ठीक है? इसी प्रकार निबंधों में ललित निबंध आता है। ललित निबंध की भाषा निबंधकार के व्यक्तित्व से संबंध होती है। निबंध की भाषा में लय होती है। उस गद्य की लय में शब्द की चंचलता दिखाई देती है। ललित निबंध के भाव में संगीत होता है, संगीत की सूक्ष्मता होती है, गीतात्मकता होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत सारे निबंध को आप देख लीजिए तो उसमें ललित निबंध दिखाई दे। जैसे कुटज को ले लीजिए। कुटज द्विवेदी जी ने लिखा। कुटज में भाव, भाषा और व्यक्तित्व एक साथ आपको द्विवेदी जी के भाव भी दिखेंगे, द्विवेदी जी की भाषा भी दिखेगी और उनके व्यक्तित्व का भी प्रभाव इस निबंध पर दिखाई देता है। तो निबंध में भाषा के साथ चूंकि अर्थ पर भी ध्यान देना होता है कि निबंध बिना अर्थ की प्रतीति के काम नहीं चलेगा। निबंध वैचारिकता लेकर आता है। निबंध पढ़कर पाठक को एक विचार, एक दृष्टि मिलनी चाहिए। जैसे लोभ और प्रीति मिलकर पढ़ करके आपको लगेगा कि लोभ क्या है और प्रीति क्या है। इसी तरह कुटज आप पढ़िए तो आपको लगेगा कुटज है क्या चीज, वृक्ष कुटज का। तो भाषा के साथ साथ एक चेतना भी निबंध लेकर आता है। भाषा के साथ साथ अर्थों का विकास भी निबंध करता है। अर्थों के अभाव में भाषा अच्छी नहीं हो सकती और उसमें नवीनता आ नहीं सकती, इसलिए निबंधों में इन चीजों को भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अब आप आ जाइए कहानी की भाषा पर। कहानी साहित्य की सबसे विशिष्ट विधा है। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा अगर साहित्य कोई पढ़ा जाता है तो वो है कहानी। कहानी एक लिखना एक कला है और सबसे अच्छी बात है कि जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अगर किसी विधा का जन्म हम उसके प्रारंभ से अंत में जाते हैं और उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो एक ही विधा है जो हमें सबसे प्रारंभ में मिलती है और वो है कहानी। ये प्राचीन कला विधि है। अपने घरों में हम दादी नानी से कहानी सुनते थे, वो भी वहीं से कहानी का प्रारंभ होता है। एक व्यक्ति अपनी घटना को दूसरे को सुनाता है, वो भी कहानी है। आधुनिक साहित्य में कहानी का जो विकास हुआ, वह कहानी उस पुरानी कहानी से थोड़ी-सी भिन्न है। वो किस्सा-गोई से थोड़ी-सी भिन्न हो गई। अब कहानी के बहुत सारे रूप हो गए, लेकिन कहानी का जन्म आप प्राचीन ही मान लीजिए कि जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, उसके थोड़े दिन के बाद उस कुछ न कुछ उसके जीवन में घटित होता रहा और वो किसी को सुनाने लगा और वहाँ से कहानी का प्रारंभ। तो अपने घरों में सुनी हुई कहानी में कहीं न कहीं हमारी वाचिक परंपरा और संस्कार मौजूद है, हमारी संस्कृति मौजूद है। और दोनों प्रकार की कहानियों में देखिए तो भिन्न परिस्थितियों की उपज है। दोनों प्रकार की कहानियों की भाषा भी भिन्न होती है। वाचिक स्थिति में पहले जो हमने सुना है उसी हिसाब से हमने दूसरे को सुना दिया और जो हमने सुना है उसी आधार पर वही शब्दों का हम प्रयोग करें ये निश्चित नहीं होता और ये ज़रूरी नहीं होता। हम कहानी सुनते हैं और अपनी भाषा में अपने भाव, अपने विचार से उस तथ्य को हम दूसरे के सामने प्रकट कर देते हैं। श्रोता और सामाजिक के संबंधों में भाषा निर्धारण यही होता है। वचन, वाक्य रचना, पद विन्यास, क्रिया, सर्वनाम ये सारी चीज़ें उसमें निर्णय लेती हैं। आधुनिक कहानी को वाचक नहीं लेखक लिखता है। अब कहानी की परंपरा थोड़ी-सी बदल गई है। अब वो कहानी की दादी कहानी, नानी की कहानी की परंपरा धीरे-धीरे विलुप्त होती चली जा रही है। आज की कहानी लेखक समकालीन समाज की पहचान कराने के लिए, समकालीन समाज के यथार्थ को दिखाने के लिए, समकालीन समस्याओं को पाठक को बताने के लिए कल्पना का सहारा लेकर के, अपने संस्कृति का सहारा लेकर, अपने संप्रेषण का सहारा लेकर के वो दूसरों तक अपनी बात और समाज की बात पहुँचाने का प्रयत्न करता है। अब चाहे वो रानीखेत की कहानी से ले लीजिए और चाहे आप आगे की कहानी को देख लीजिए। संप्रेषण यानी अपने जो समाज में घटित हो रही घटनाओं को लेखक, कहानीकार जिस हिसाब से समझता है, पाठक के साथ उसी संप्रेषण के साथ उसको प्रस्तुत कर देता है। आधुनिक युग में जो आधुनिक का जटिल यथार्थ को व्यक्त करने के लिए बहुस्तरीय भाषा का प्रयोग अब कहानीकारों ने करना शुरू कर दिया है। ठीक है? क्योंकि अब ऐसी समस्याएँ या ऐसी वास्तविकताओं के अनुरूप ही अब उसको यथातथ्य कठोर और चुस्त संवेदनशील भाषा का निर्माण करना ही पड़ता है।
प्रेमचंद की के पूर्व जो कहानियाँ थी वो घटना प्रधान थी। प्रेमचंद ने जिन कहानियों का निर्माण किया वो यथार्थ प्रधान थी, वो समस्या प्रधान थी, वो समाज पर प्रधान थी, उस समय के परिवेश और चरित्र उसमें प्रमुख होते हैं। चाहे वो कोई कहानी ले लीजिए, पूस की रात ले लीजिए, शतरंज के खिलाड़ी ले लीजिए, दो बैलों की कथा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, सब में आप इसको देख सकते हैं। अगर आप शतरंज के खिलाड़ी को ही देखिए तो उसमें उस समय का परिवेश दिखाई देता है। प्रेमचंद की पीढ़ी के रचनाकार वातावरण का चित्रण कर रहे थे, कहानी को सजा रहे थे यथार्थ के रंग में उसको। नई कहानी में ये यथार्थ बदला, यानी प्रेमचंदोत्तर कहानी जिसे कहते हैं, भाषा भी बदल गई। नई कहानी में वातावरण में मतलब वातावरण का जो अलंकरण हुआ, यानी कि थोड़ा-सा सुंदरीकरण या उस पे हुआ, और अंतःकरण की वास्तविकता भी आई। शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार, अब कोसी की नदी सूखी, धारा घटवार के अकेलेपन को प्रतिबिंबित करती है। इसी तरह रेणु की कहानी को देख लीजिए, रसप्रिया को देख लीजिए। अब रसप्रिया में पचकौड़ी मृदंगिया की मनःस्थिति बताने के लिए उन्होंने चील को 3 बार तिहंकारी भरते हुए दिखाया है। अब यहाँ ये पात्र के मनःस्थिति को रेखांकित करने की बात। इस तरह से आप देखिए तो बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसको इन संदर्भों में देखा जा सकता है। निर्मल वर्मा की कहानियों में आप देखिए तो संगीत आपको दिखाई देगा, लय आपको दिखाई देगा, सूक्ष्मता आपको दिखाई देगी, पात्रों की मनःस्थिति और आवेग का चित्र, तो इस प्रकार से कहानियों का स्वरूप भी बदलता दिखाई दिया। सृजनात्मक लेखन में जो भाषा है उसका महत्व क्या है? सबसे पहली बात ये है, देखिए सबसे पहली बात यह ध्यान रखिए कि भाषा का स्थिर होना भाषा की मौत का कारण है या भाषा की मौत का हो जाना। ये कहा गया है कि भाषा स्थिर हो गई तो भाषा की मौत हो गई, और भाषा की मौत को न एक संस्कृत की मौत का सूचक भी माना गया। यानी कभी भी भाषा को स्थिर नहीं होना देना चाहिए। इसीलिए जब-जब भाषा स्थिर होती है, तब-तब भाषा बदल जाती है। भाषा बिना सृजनात्मक लेखन के की कल्पना नहीं की जाए, यानी भाषा नहीं तो आप सृजनात्मक लेखन क्या कर पाएंगे। सृजनात्मक लेखन भाषा का महत्व संवेदना के बदलते स्वरूप को पहचानने के लिए वो करती है। मानवीय संवेदना के विभिन्न रंगों की अनुभूतियां भाषा के माध्यम से व्यक्त होती हैं। सृजनात्मक लेखन में भी भाषा की शक्ति का चरम विकास दिखाई देता है। अर्थात सृजनात्मक लेखन में भाषा का नवीनीकरण होता है, नई शब्द संपदा से भाषा को विभूषित करते हैं। हिंदी साहित्य में हमने अगर आप देखें तो रीतकाल की भाषा जड़ हो चुकी थी। श्रृंगार की जो जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा था, तो शब्द इतने घिस गए थे कि नए अर्थ की संभावनाएं समाप्त हो गई थी। इस भाषा को भारतीय युगीन कवियों ने उसके साथ विद्रोह किया और उसे बदला। तो यानी कि जब-जब भाषा मरने की स्थिति में आती है, साहित्यकार उससे विद्रोह करता है और उस भाषा के स्थान पर एक नई भाषा, जड़ हुई भाषा को हटा करके एक रचनात्मक भाषा का प्रयोग करता है। यानी भाषा में का महत्व बराबर बना रहता है। आधुनिक युग में जब भाषा के विविध प्रयोग से भाषा का अर्थ घिस रहा है, निश्चित रूप से संकट है, तो सृजनात्मक लेखन की भाषा का महत्व और बढ़ जाता है। क्योंकि अब लेखक को नए-नए शब्दों को, नए-नए प्रतीकों को, नए-नए बिंबों को गढ़ने की आवश्यकता दिखाई दे रही है और अज्ञे ने इस संदर्भ में कविता भी लिखी है। ठीक है? तो राजनीतिक, व्यावसायिक या विज्ञापन में लगातार भाषा का स्वरूप भ्रष्ट हो रहा है, खराब हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में भाषा के प्रति लेखकों का, कवियों का दायित्व बढ़ जाता है कि वो भाषा के प्रति उनका ममत्व जागृत हो, उनका लगाव जागृत हो और वो भाषा के प्रति उस लगाव के आधार पर वो भाषा के सृजन करें। इसके अलावा भाषा के साथ-साथ शिल्प, भाषा का संबंध शिल्प है, बिना शिल्प के तो देखिए भाषा नदी के समान प्रवाहशील है। अब उसे रूप देने के लिए किसी न किसी शिल्प की ज़रूरत होती है। कहानी, उपन्यास, नाटक, इन सारी विधाओं के शिल्प अलग-अलग होते हैं। लेकिन कभी-कभी प्रत्येक रचना का एक अलग शिल्प भी हो जाता है। जैसे कविता की और कहानी की, उपन्यास के शिल्प अलग हैं। लेकिन अगर मुक्तिबोध के अंधेरे में कविता को ले लीजिए, तो उस कविता को आप देखिए, अंधेरे में कविता को उसके शिल्प में आप देखिए तो आपको एक फ़िल्म दिखाई देगी, एक नाटक दिखाई देगा, एक फ़ैंटेसी दिखाई देगी। यानी फ़िल्म का शिल्प भी है, नाटक का शिल्प भी है और फ़ैंटेसी का शिल्प भी है। यानी कविता नाटकीयता उसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये भी होता है। इसी तरह से अगर आप उपन्यास में देख लीजिए, तो शेखर एक जीवनी की भाषा अगर देखिए,
तो शेखर एक जीवनी की भाषा में अगर आप देखिए तो उसका भी स्वरूप बदल जाता है, जीवनी के आधार पर लिखा। इसी तरह अंधा युग को देख लीजिए, अंधा युग चूँकि काव्य नाटक है, तो नाटक का प्रभाव उसमें बढ़ जाता है, ठीक है? तो इस तरह से तो इसके अलावा आप शिल्प का भी बराबर आप देखिए तो स्वरूप बदलता रहता है। तो नाटक पर शिल्प का भी प्रभाव होता है। दूसरी बात है, ये सृजनात्मक लेखन के बाद है कि वैयक्तिक लेखन क्या है और वैयक्तिक लेखन की भाषा क्या है? अब थोड़ा-सा संक्षेप में इस पे बात कर लेते हैं कि वैयक्तिक लेखन है क्या? या वैयक्तिक लेखन या वैयक्तिक लेखन का सृजनात्मक पक्ष क्या है? या वैयक्तिक लेखन की कौन-कौन सी विधाएँ हैं? ठीक है? इन विधाओं में जैसे वैयक्तिक लेखन की विधाओं के संदर्भ में देखेंगे तो आत्मकथा, संस्मरण, डायरी, यात्रा वृत्तांत, ये सारे वैयक्तिक लेखन के सृजनात्मक पक्ष हैं। और फिर इसकी भाषा पर थोड़ा-सा आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए वैयक्तिक लेखन है क्या? देखिए, मनुष्य ने जब से भाषा की खोज की होगी, तब से सबसे पहले उसने अपने मन के भावों को व्यक्त करने की आवश्यकता को समझा होगा। जब भी भाषा आई तो इसीलिए भाषा का जन्म ही इसीलिए हुआ कि हम अपनी बात को आप तक कैसे पहुँचाएँ। अपनी बात को पहुँचाने के लिए हम भाषा का तो उसने भाषा का स्वरूप धारण किया। भाषा व्यक्त करने की उसने व्यक्ति का अभिव्यक्त को व्यक्त करने के लिए उसने भाषा का रूप धारण किया और व्यक्तिक लेखन। उसके केंद्र में व्यक्ति स्वयं होता है, जो लेखक भी होता है और अभिव्यक्त का माध्यम भी होता है। वैयक्तिक लेखन निजी लेखन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें निजी और अंतरंग अनुभूतियाँ, घटनाएँ, विचार उसके केंद्र में निहित होती हैं। जैसे वाल्मीकि ने जब सबसे पहले श्लोक लिखा, तो उसमें उनकी करुणा जनित उनका क्रोध था, उसमें और किसी का नहीं। तो वैयक्तिक लेखन का सबसे बड़ा जो अर्थ है, वो यह है कि इसमें व्यक्ति की स्वयं की अनुभूति होती है, स्वयं की उसकी निजी अंतरंग घटनाएँ होती हैं जिनको वो व्यक्त करना चाहता है। व्यक्तिक लेखन और अन्य लेखन में देखें तो व्यक्तिक लेखन और लेखक और उसकी अनुभूति के बीच कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करता। इसमें लेखक अपने अनुभव जगत को निर्बाध गति से व्यक्त करता चलता है, जबकि दूसरे तरह के लेखन में लेखक को यह स्वतंत्रता नहीं होती है। ठीक है? वैयक्तिक लेखन और अन्य लेखन के बीच का अगर फ़र्क जान लें तो उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि वैयक्तिक लेखन उसे आप कहेंगे जिसमें लेखक की हिस्सेदारी सीधे तौर पर दिखाई देती है। यात्रावृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, जीवनी, रिपोर्टाज आदि विधाएं वैयक्तिक लेखन के अंतर्गत आएंगी, जबकि कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं का स्वरूप इनसे भिन्न होता है। यहाँ लेखक और उसके वर्णन के बीच चरित्र भी आ जाता है, जिनका अपना अलग व्यक्तित्व होता है। ये चरित्र लेखक को अपनी निजी अनुभूतियों को बेबाकी से अभिव्यक्त करने की इजाजत देते हैं। वैयक्तिक लेखन में देखिए आता क्या-क्या चीज़ है। वैयक्तिक लेखन में अ, हम आपको वैयक्तिक लेखन की जो विभिन्न विधाएँ हैं उस पर आत्मकथा संक्षेप में बात कर लें। हिंदी में आत्मकथा का विकास पश्चिम के प्रभाव के कारण हुआ। स्वयं द्वारा लिखी गई जीवनी ही आत्मकथा कहलाती है। दूसरे शब्दों में जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो आत्मकथा। आत्मकथा में अतीत जीवन का चित्रण होता है, साथ ही उसके समूचे परिवेश की अभिव्यक्ति भी उसमें होती है। लेखक अपने भोगे हुए जीवन को आत्मकथा में पुनर्सृजित करता है। साहित्य की अन्य विधाओं की तरह आत्मकथा भी लेखक की सृजनात्मकता का ही प्रतीक होता है। आत्मकथा में कथा रस की अनुभूति आवश्यक होती है। ठीक है? इसके बाद संस्मरण। हिंदी साहित्य कोश में संस्मरण उसे कहते हैं जो लेखक स्वयं देखता है, जिसका वो स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अनुभूतियाँ हैं, संवेदनाएँ हैं, स्मृति है, ही संस्मरण का रूप है। किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य, वस्तु को आत्मीयता के साथ याद करते हुए उसका विवेचन जब करता है लेखक तो उसे संस्मरण कहते हैं। लेखक के अनुभव इसमें अनुभव की प्रधानता होती है। किसी घटना अथवा व्यक्ति से जो संबंधित होता है, संस्मरण होता है। अब संस्मरण स्मृति के आधार पर लिखा जाता है। संस्मरण केवल अतीत की घटनाओं पर आधारित भी होता है और संस्मरण वर्तमान में भी होता है। लेखक का उससे संबंध होना लेकिन अनिवार्य है। संस्मरण किसी भी व्यक्ति पर लिखा जा सकता है। ठीक है? इसी तरह है डायरी। डायरी शब्द अंग्रेजी से आया। इस शब्द के साथ उसकी पूरी अवधारणा भी पश्चिम से ग्रहण की गई। इसका हिंदी में भी कई नाम दिए गए जैसे दैनिकी, दैनंदिनी वगैरह। डायरी से रोज लिखे जाने वाले तथ्य, घटनाओं और कार्यों का पता चलता है। जब कोई व्यक्ति दिन, तिथि, सन के आधार पर जीवन में घटित या
घटनाओं को लिखता है या राजनीतिक, सामाजिक या साहित्यिक परिस्थितियों को लिखता है, तो वो डायरी होती है। डायरी लेखक के निजी अनुभव का अभिन्न अंग होती है। अपने निजी कार्यों, विचारों और भावों की अभिव्यक्ति कर होने के लिए वो डायरी लिखता है। डायरी रोज भी लिखी जाती है, डायरी हफ्ते में भी लिखी जाती है और डायरी को हम चाहें तो महीने में भी लिख सकते हैं। इसी तरह यात्रा वृत्तांत होता है। जब व्यक्ति कहीं यात्रा के अनुभव जाता है तो उसे कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करता है, उसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इसमें कल्पना की गुंजाइश नहीं होती, बीते हुए यथार्थ की प्रधानता पाई जाती है। स्थान बदलने की क्रिया महत्वपूर्ण इसमें होती है। अनेक कारण हो सकते हैं। व्यक्ति जब यात्रा करने जाता है, जीविकोपार्जन हो सकता है, ज्ञानार्जन हो सकता है, घूमने कहीं जाता है, प्रकृति को रमणीयता को देखने जाता है। उन सौंदर्य भावनाओं को वो जब देखता है, वहाँ जीवन जिस प्रकार से जीता है, जो कठिनाइयाँ आती, जो अच्छाइयाँ आती है, उसे वो यात्रा वृत्तांत के आधार पर लिखता है। राहुल साकृत्यायन को सबसे बड़ा लेखक इसमें माना जा सकता है। यात्रा वृत्तांत में स्थान और तथ्यों का महत्व होता है, आत्मीयता, व्यक्तिगतता, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से देखिए, तो ये सारी चीज़ें आपको इन सब चीज़ों में दिखाई देगी। तो इस इकाई में चूँकि समय का अभाव है, तो इस इकाई में आप उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों को समझे होंगे। नमस्कार।